मैं मुकेश कुमार 11वीं क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो चैप्टर नंबर 8 से है और जिसका नाम है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, इसे स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण का बच्चों मतलब होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, जैसे ही कार्बनिक यौगिक शब्द बोला जाता है तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये कार्बन से बना है, बिना कार्बन के इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिना कार्बन के कार्बनिक यौगिक की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि कार्बनिक यौगिकों का सबसे मुख्य तत्व, सबसे मुख्य या कहें आधारभूत तत्व कार्बन है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य तत्व भी होते हैं जिनकी उपस्थिति के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। यानी कि इसमें कार्बनिक यौगिकों का सबसे मुख्य तत्व कौन है बच्चों? कार्बन है। कार्बन है, ये सदैव उपस्थित रहता है, सदैव उपस्थित रहता है, सदैव उपस्थित रहता है। क्यों? क्योंकि बिना इसके कार्बनिक यौगिक का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, सदैव उपस्थित रहता है। इसके बाद अगला तत्व आता है बच्चों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन। अब ये बच्चों ये लगभग सदैव उपस्थित रहता है। कुछ अपवाद हैं जहां अपवाद स्वरूप ये नहीं रहता है कार्बनिक यौगिकों में, तो इसमें हम लिखेंगे लगभग सदैव उपस्थित रहता है, लगभग सदैव उपस्थित रहता है। अब वो कुछ अपवाद जान लो। अपवाद स्वरूप कुछ अपवाद होते हैं, अपवाद स्वरूप कुछ यौगिकों, अपवाद स्वरूप कुछ यौगिकों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बनिक यौगिक है लेकिन इसमें हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन डाइसल्फाइड आदि को छोड़कर। तो कहने का मतलब है कि मोस्टली हाइड्रोजन रहता है लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ यौगिक ऐसे हैं कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है। इसके बाद बच्चों नंबर आता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आपने देखा होगा कि प्रायः ये उपस्थित रहती है, प्रायः उपस्थित रहती है। ये सदैव नहीं, इसमें सदैव वर्ड नहीं आएगा। प्रायः उपस्थित, प्रायः मीन्स मोस्टली, प्रायः उपस्थित रहती है, सदैव नहीं लेकिन प्रायः उपस्थित रहती है। इसके बाद नंबर आता है बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन। जो बच्चे हैलोजन का मतलब नहीं समझते हैं वो जान लें कि आवर्त सारणी में वर्ग 7 के जो तत्व हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एक रेडियो एक्टिव एस्टेटीन, ये तत्व हैलोजन कहलाते हैं। इसमें एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं लेता है। और यहाँ हैलोजन से मतलब होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से, चूंकि यही कार्बनिक यौगिक बनाते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तुलनात्मक रूप में कम उपस्थित रहते हैं। तो इनके कंपैरिजन, ऊपर वाले तत्वों की तुलना की दृष्टि तुलनात्मक रूप में कम ही उपस्थित होते हैं, उपस्थित रहते हैं। कम ही सब हटा दो, कम उपस्थित रहते हैं। तुलनात्मक रूप में कम उपस्थित रहते हैं लेकिन कम उपस्थित रहते हैं। इसके बाद बच्चों आता है फास्फोरस आता है और कभी कभी कुछ धातुएं भी आती हैं, फास्फोरस व धातुएं।
ये बहुत कम, रेयर, बहुत कम, मतलब कार्बनिक यौगिकों में ये तत्व रहते हैं। कौन? फास्फोरस और धातु में प्रायः कम ही रहते हैं, प्रायः कम ही रहते हैं। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि कार्बनिक यौगिक में हमेशा कौन सा तत्व उपस्थित रहता है और कौन कौन से तत्व उपस्थित रह सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से मैंने जानकारी दी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन, फास्फोरस व धातु में किनकी क्या पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर जो टॉपिक है हमारा कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण, मतलब हम इन तत्वों की पहचान कैसे करेंगे, कार्बनिक यौगिक में ये तत्व हैं या नहीं है, इसके बारे में गुणात्मक विश्लेषण के तहत अध्ययन करेंगे। गुणात्मक विश्लेषण का मतलब यही है कि कार्बनिक यौगिक में ये तत्व हैं, इसकी आप पहचान करिए। कैसे पहचान करेंगे कि ये तत्व कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं? तो हम इसको क्रमशः आपको बताना स्टार्ट करेंगे। हम कार्बन और हाइड्रोजन की टेस्टिंग बताएंगे, हम आपको ऑक्सीजन की टेस्टिंग बताएंगे, हम आपको नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन की टेस्टिंग बताएंगे कि कैसे आप पता कर पाएंगे कि ये तत्व कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं या नहीं है। फास्फोरस व धातुओं की टेस्टिंग 12th 11th 12th के सिलेबस में, यानी कि यूपी बोर्ड के 11th और 12th के सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप कौन कौन से तत्वों की टेस्टिंग पढ़ेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व हैलोजन की। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद मैं टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूं बताना। अब बच्चों सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की पहचान कैसे करते हैं इसको समझते हैं, यानी डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हैं या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, और उस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। पहला स्टेप यह है कि दिए गए कार्बनिक यौगिक और शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड का एक मिश्रण तैयार करते हैं, जिसमें एक भाग कार्बनिक यौगिक का होता है और 3 भाग उसमें होते हैं शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड के। इस मिश्रण को एक कठोर कांच की परख नली में लेते हैं, और इस कठोर कांच की परख नली से एक निकास नली भी लगी होती है, और इस निकास नली में एक कांच का बल्ब होता है, और इस कांच के बल्ब में निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट भरा होता है, निर्जल CuSO4 भरा होता है। इस निकास नली का दूसरा सिरा चूने के पानी में डूबा रहता है, लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस उसमें डूबा रहता है। बच्चों एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान रखते हैं कि ये जो मिश्रण है, यानी कि कार्बनिक यौगिक और शुष्क क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ये शुष्क रहना चाहिए। परख नली भी शुष्क हो और निकास नली भी शुष्क हो। इसके बाद इस परख नली में जो मिश्रण है कार्बनिक यौगिक और क्यूप्रिक ऑक्साइड का, इसको तेज गर्म करते हैं। तेज गर्म करने से क्या होता है? तेज गर्म करने से जो कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हैं, वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यानी कि कार्बन ऑक्सीकृत होकर के CO2 बनाता है, और H2 ऑक्सीकृत होकर के H2O बनाती है, जिसको जल वाष्प कहते हैं। अब इनका क्या फंक्शन होता है बच्चों? जो CO2 है ये लाइम वाटर, यानी कि जो चूने का पानी है उसका कलर दूधिया कर देती है, मिल्की कर देती है, और जो जल वाष्प है ये कांच के बल्ब में संघनित हो जाती है, और जो निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट था उसको उसका कलर बदल देती है, उसको ब्लू कलर का कर देती है, यानी कि निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट को नीले कलर में बदल देती है। अब बच्चों यहाँ 2 घटनाएं हुई। पहली घटना क्या हुई कि जो लाइम वाटर था वो मिल्की कलर का हो गया। लाइम वाटर का मिल्की कलर होना कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति प्रदर्शित करता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन तत्व उपस्थित है, और जो निर्जल सफेद कॉपर सल्फेट था उसका कलर बदलना, सफेद से नीला होना, यह प्रदर्शित करता है कि कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन तत्व भी उपस्थित है। तो बच्चों ये तो इसकी पूरी कहानी है। अब इसको जरा फिगर से समझो जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है। बच्चों ये जो फिगर है इसमें ये जो आपको आकार दिख रहा है ये कठोर कांच की परख नली है। ये पूरा जो शेप आपको दिख रहा है ये कठोर कांच की परख नली है। इसमें जो मैंने ये भरा हुआ है ये मिक्सचर भरा हुआ है। ये किसका मिक्सचर है बच्चों? ये कार्बनिक यौगिक, जो कार्बनिक यौगिक हमें दिया गया है जिसमें हमें
कार्बन और हाइड्रोजन का डिडक्शन करना है वो कार्बनिक यौगिक है और क्यूप्रिक ऑक्साइड है, और इन दोनों का ये 1:3 का मिश्रण है। इस परख नली से ये एक निकास नली जुड़ी हुई है। ये जो आकार आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, ये निकास नली है। इसमें ये गोल गोल कांच का बल्ब है। इस बल्ब के अंदर ये जो मिक्सचर मैंने भर रखा है, ये भर रखा है निर्जल कॉपर सल्फेट, जो किस कलर का है? सफेद कलर का है। और ये निकास नली का दूसरा सिरा, ये जो चौड़े मुंह वाली परख नली लगी हुई है जिसको स्टैंड से यहाँ पे एडजस्ट किया गया है, ये जो मिक्सचर इसमें भरा हुआ लिक्विड भरा हुआ है, ये लाइम वाटर है, चूने का पानी है, जिसका फार्मूला जानते होंगे आप, CaOH का होल ट्वाइस है, चूने का पानी है। तो ये पूरी व्यवस्था है। और ये जो आप आकार देख रहे हैं ये यहाँ पर बर्नर है, इसको बर्नर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, स्प्लिट का भी होता है और गैसियस बर्नर भी होता है। इस समय तो गैसियस बर्नर यूज में आ रहे हैं, पहले स्प्लिट के बर्नर होते थे। इसका काम क्या है? इसका काम है इस परख नली में जो मिश्रण है उसको तेज गर्म करना, और इस परख नली को एक स्टैंड से व्यवस्थित करके रखते हैं ताकि ये हिले डुले ना। अब एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मिश्रण होता है इसको तेज गर्म करते हैं। तेज गर्म करने से क्या होता है? ये जो कार्बनिक यौगिक है इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड के द्वारा क्रमशः ऑक्सीकृत होते हैं। कार्बन क्यूप्रिक ऑक्साइड से ऑक्सीकृत होकर क्या बना रहा है? CO2 बना रहा है। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीकृत होकर के H2O बना रही है, ये जलवाष्प है, वाटर वेपर है। फिर इनका फंक्शन क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यहां से पास होकर के, निकास नली से पास होकर के इस चूने के पानी में आ रही है, और इस चूने के पानी का सूत्र बच्चों क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल करके इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फार्मूला बच्चों क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। दिख रहा होगा बच्चों आपको, CaOH का होल ट्वाइस। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से इसका कलर मिल्की हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है। और ये जो जलवाष्प यहाँ बनती है H2O के फॉर्म में, ये आगे जाकर के इस बल्ब में आसपास इसकी दीवारों पर जमा हो जाती है, जिसकी वजह से जो निर्जल कॉपर सल्फेट था ये हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेटेड में 5 अणु क्रिस्टली जल के होते हैं और इसका कलर सफेद से हो जाता है नीला। ये दो ऐसे इवेंट्स हैं जो ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो कुछ मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वो सबको मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आप आसानी से नोटबुक में इसका नोट्स बना सकें। स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। अब बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन की पहचान कैसे करते हैं इसको समझते हैं। नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन। हैलोजन मतलब आपको स्टार्टिंग बता चुके हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बच्चों नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के परीक्षण करने की सबसे अच्छी विधि है लैसैग्ने परीक्षण। लैसैग्ने परीक्षण बच्चों, लैसैग्ने परीक्षण में सोडियम निष्कर्ष या लैसैग्ने विलयन की आवश्यकता होती है। सोडियम निष्कर्ष या लैसैग्ने, सोडियम निष्कर्ष को ही बच्चों लैसैग्ने विलयन कहते हैं। अब ये लैसैग्ने परीक्षण है कि अगर एक लाइन में आपको डिफाइन करने को बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे सोडियम निष्कर्ष के द्वारा कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को पहचान करने की विधि लैसैग्ने परीक्षण कहलाती है। मैंने लिखा हुआ है सोडियम निष्कर्ष द्वारा या सोडियम निष्कर्ष से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों को पहचान करने की विधि लैसैग्ने परीक्षण कहलाती है। अब बच्चों केंद्र बिंदु में आता है सोडियम निष्कर्ष, यानी कि बिना सोडियम निष्कर्ष के लैसैग्ने परीक्षण नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हमें सोडियम निष्कर्ष तैयार करना पड़ेगा जिसको लैसैग्ने विलयन कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ये जानो सोडियम निष्कर्ष बनाते कैसे हैं। तो बच्चों सोडियम निष्कर्ष बनाने के लिए हमें सोडियम की जरूरत पड़ती है। अब बच्चों सोडियम एक बहुत क्रियाशील तत्व है या क्रियाशील धातु है और इसको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रहे। तो कैरोसिन ऑयल से सोडियम धातु के 2-3 छोटे छोटे टुकड़ों को फिल्टर पेपर में दबाकर सुखाते हैं ताकि वायु से इसका कांटेक्ट ना हो पाए। इसके बाद में इसको एक शुष्क
और साफ ज्वलन नली। ज्वलन नली बेटा बहुत छोटी सी होती है एक नली। ज्वलन नली एक बहुत छोटी सी पतली सी नली होती है कांच की, इस तरह की होती है। एक साफ और शुष्क ज्वलन नली में डाल देते हैं। किसको डाल देते हैं? सोडियम धातु के छोटे छोटे जो दो तीन टुकड़े फिल्टर पेपर में दबाकर सुखाए हैं, उनको ज्वलन नली में डाल देते हैं। फिर इस ज्वलन नली को एक टोंग्स से पकड़ करके, टोंग्स बच्चों एक जिसको कह सकते हैं एक कैंची टाइप की होती है, जिसको ऐसे कैंची टाइप की होती है, और इसमें ज्वलन नली को दबा लेते हैं। ज्वलन नली को दबा लेते हैं ताकि ज्वलन नली और आपकी उंगलियों के बीच डिस्टेंस बन सके। फिर इसको क्या करते हैं? इसको एक बर्नर के ऊपर गर्म करते हैं, और बर्नर से लगभग 2-3 इंच ऊपर धीरे धीरे इसको गर्म करते हैं। और इसको तब तक गर्म करते हैं जब तक कि सोडियम धातु पिघलकर पारे की तरह चमकने ना लगे। तो बच्चों क्या किया? सबसे पहले आपने सोडियम धातु के 2-3 छोटे टुकड़े लिए, जिनको फिल्टर पेपर से दबाकर सुखाया, और इसके बाद इनको एक शुष्क और साफ ज्वलन नली में डाल दिया। और इसके बाद इस ज्वलन नली को एक टोंग्स लिया, टोंग से पकड़ करके बर्नर को जलाया, और बर्नर से लगभग 2-3 इंच ऊपर रख करके धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया। और तब तक आप गर्म करेंगे जब तक कि ये सोडियम धातु पिघल करके पारे की तरह चमकदार ना हो जाए। अब बच्चों इसके बाद फिर आपको क्या करना है? इसके बाद में जो कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है, जिस कार्बनिक यौगिक में आपको नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन की पहचान करनी है, उस थोड़े से कार्बनिक यौगिक को इस ज्वलन नली में डाल देते हैं, और डाल करके इसको फिर दोबारा गर्म करते हैं। अब गर्म कैसे करते हैं? पहले इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं, फिर तेज गर्म करते हैं। पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं, और इस प्रकार गर्म करते हैं कि यह गर्म होकर के रेड हॉट हो जाए, रक्त तप्त हो जाए। कौन? ज्वलन नली। जब ज्वलन नली इतनी गर्म हो जाती है कि ये रेड हॉट जैसी दिखाई देने लगती है, खून जैसी लाल दिखाई देने लगती है, तब इसको एक प्याली होती है, पोर्सलेन एक पदार्थ होता है, पोर्सलेन की एक प्याली लेते हैं, छोटी सी प्याली होती है, और उसमें आसुत जल ले लेते हैं, और उस आसुत जल में इस ज्वलन नली को डाल देते हैं, और कांच की रॉड से इसको तोड़ते हैं। कांच की रॉड से इसको तोड़ते हैं, और इसके बाद इसको फिर गर्म करते हैं। गर्म क्या करते हैं? इसको उबालते हैं। उबालने के बाद में छान लेते हैं। अब ये जो छनित आता है, यही बच्चों है सोडियम निष्कर्ष। क्या है? सोडियम निष्कर्ष, और इसी को लैसैग्ने विलेन कहते हैं। और इसी सोडियम निष्कर्ष के द्वारा हम नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन की पहचान करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन का डिटेक्शन करेंगे। अब बच्चों एक बार फिर इसको समराइज करो। सबसे पहले सोडियम धातु के 2-3 छोटे टुकड़े लिए, जिनको फिल्टर पेपर के अंदर दबा करके सुखाया, और सुखा करके एक साफ और स्वच्छ ज्वलन नली में डाल दिया। फिर ज्वलन नली को टोंग से पकड़ा आपने, बर्नर को जलाया, और बर्नर की ज्वाला से 2-3 इंच ऊपर लगभग रख करके इसको धीरे धीरे तब तक गर्म किया जब तक कि ये पारे जैसा चमकदार नहीं हो गया। इसके बाद इसे गर्म करना बंद किया, और इसमें कार्बनिक यौगिक की थोड़ी मात्रा डाली, और फिर इसको धीरे धीरे गर्म करना स्टार्ट किया। पहले धीरे धीरे फिर तेज गर्म करते हैं, और फिर इसको तब तक गर्म किया जब तक कि ज्वलन नली रेड हॉट नहीं हो गई। जब ये रेड हॉट हो गई तो इसको एक पोर्सलेन के प्याली में रखे आसुत जल में डाल करके तोड़ लिया। तोड़ने के बाद में इसको कैसे तोड़ते हैं? कांच की राड से तोड़ते हैं। फिर इसको उबालते हैं। उबालने के बाद में इसको छान लिया। जो छनित मिला हमको, उसी को हम सोडियम निष्कर्ष कहते हैं, और इसी से आगे के सारे टेस्ट करेंगे। अब बच्चों सोडियम निष्कर्ष में होता क्या है? बच्चों सोडियम निष्कर्ष में कार्बनिक यौगिक के जो तत्व होते हैं, वो सोडियम धातु से क्रिया करके विलयशील अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। विलयशील अकार्बनिक यौगिक बनाते हैं। किससे? सोडियम धातु से कार्बनिक यौगिक में उपस्थित तत्व क्रिया करते हैं। कौन कौन से तत्व इसमें कौन कौन से तत्व क्रिया करते हैं? अरे बच्चों, जो तत्व इसमें जिनकी पहचान करनी है, ये सारे तत्व सोडियम धातु से क्रिया करते हैं। अब चूंकि कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन तो इसमें कॉमन होता है। कौन कौन से बनते हैं? देखो बच्चों, सोडियम प्लस कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में जो तत्व हैं वो क्रिया करके क्या क्या बना सकते हैं बच्चों? NaCN बना सकते हैं, जिसको सोडियम साइनाइड कहते हैं। सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं, जिसको सोडियम जैसे Na2S जिसका फार्मूला है, और सोडियम थायोसाइनेट NaCNS बना सकते हैं, और NaX बच्चों हाइड्रोजन का सिंबल है, सोडियम हाइलाइड बना सकते हैं।
किस तरह से, ये बच्चों मैंने रिएक्शन लिखे हुए हैं जो इसमें पॉसिबिलिटी है। सोडियम कार्बन और नाइट्रोजन आपस में अपक्रिया करके सोडियम साइनाइड बनाते हैं। सोडियम और सल्फर आपस में अपक्रिया करके सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं। सोडियम कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर तीनों मिलकर के सोडियम थायोसाइनेट बना सकते हैं, NaCnS। सोडियम और हैलोजन मिलकर के सोडियम हैलाइड बना सकते हैं। और ये भी बात समझिए, सोडियम जो है ये पानी से अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी तो इसमें हाइड्रोजन निकलेगा। अब बच्चों सोडियम निष्कर्ष तैयार करते समय कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। सावधानियां इसलिए रखनी है कि सोडियम जैसे ही पानी से अपक्रिया करता है तो विस्फोट करता है, जलता है ये। तो इसमें ध्यान क्या रखना होता है कि जो गलन होता है वो अच्छे ढंग से हो जाए, जिससे कि सोडियम बचे ना, अन्यथा सोडियम पानी के कांटेक्ट में आकर के विस्फोट कर सकता है। पानी के संपर्क में आएगा तो ये विस्फोट करेगा। दूसरी बात, इसको जब ज्वलन नली को अशुद्ध जल में डालते हैं तो अशुद्ध जल की मात्रा कम होनी चाहिए ताकि लवण का सांद्र विलयन बने, जिससे कि टेस्ट के रिजल्ट अच्छे रहें, टेस्ट के रिजल्ट अच्छे रहें। तो बच्चों ये तो था सोडियम निष्कर्ष कैसे तैयार करते हैं। अब सोडियम निष्कर्ष जब बन जाता है तब इस टेस्टिंग स्टार्टिंग होती है, नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन की टेस्टिंग करेंगे। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस को मैंने बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी केमिस्ट्री की कॉपी में लिख लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसके बाद मैं नाइट्रोजन सल्फर और हैलोजन की टेस्टिंग बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, ले लो। अब बच्चों सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन का परीक्षण। इसमें सोडियम निष्कर्ष से नाइट्रोजन की टेस्टिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नाइट्रोजन का परीक्षण। बच्चों नाइट्रोजन का परीक्षण करने के लिए सोडियम निष्कर्ष लेंगे। कितना लेंगे बच्चों? 1 ml लिया हमने सोडियम निष्कर्ष। सोडियम निष्कर्ष की 1 ml मात्रा टेस्ट ट्यूब में ली, परख नली में लेते हैं और इसमें ताजा या ताजे फेरस सल्फेट जो तुरंत बनाया गया हो, ताजे फेरस सल्फेट की 2 या 3 बूंदें इसमें डालते हैं। बच्चों कितनी बूंदें डालते हैं? 2 या 3 बूंदें इसमें डालते हैं। और इसके बाद करते क्या है? इसको गर्म करते हैं। पहली बात गर्म करते हैं, पहली बात तो ये भी गर्म करते हैं। फिर इसके बाद ठंडा करते हैं। गर्म करते हैं पहले, फिर इसके बाद इसको ठंडा करते हैं। समझते जाएं बच्चों, गरम करते हैं फिर ठंडा करते हैं। अभी क्या किया, एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में 1 ml ले लिया सोडियम निष्कर्ष और उसमें ताजे फेरस सल्फेट की 2 या 3 बूंदें डाल करके उसे गर्म किया। इसके बाद इसे ठंडा किया। अब इसके बाद जो विलयन प्राप्त होता है, यानी कि हमें इसके बाद क्या होगा? विलयन प्राप्त होगा, प्राप्त विलयन। और इस प्राप्त विलयन में फेरिक क्लोराइड मिलाते हैं, FeCl3 की कुछ बूंदें, यहाँ कन्फर्म नहीं मैंने किया है, कुछ बूंदें यानी कि 2 से लेकर के 4 बूंद तक इसमें मिलाते हैं, कुछ बूंदें। प्लस इसमें एसिड एक मिलाते हैं, कंसंट्रेट HCl अधिक में, मतलब इसको अधिकता में मिलाते हैं, अधिकता में इसको मिलाते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद होता क्या है? इसके बाद फिर हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं। अगर गहरा नीला रंग आता है तो नाइट्रोजन उपस्थित होता है, यानी कि हम लिखेंगे गहरा नीला रंग आने पर नाइट्रोजन निश्चित उपस्थित होता है।
ठीक है बच्चों, इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि आपको टेस्ट ट्यूब में सोडियम निष्कर्ष लेना है 1 ml, उसमें ताजे फेरस सल्फेट की 2 या 3 बूंदें मिलानी है। इसके बाद उसको तेज गर्म करना है, इसके बाद फिर उसको ठंडा करना है। इसके बाद जो विलयन प्राप्त होता है उस विलयन में फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदें मिलाते हैं और उसमें कंसंट्रेट HCl अधिक में मिलाते हैं, अधिकता में मिलाते हैं। इसके बाद टेस्ट ट्यूब को ऑब्जर्व करते हैं। अगर हमें गहरा नीला रंग दिखाई दे रहा है टेस्ट ट्यूब का तो हम कहेंगे कि इसमें नाइट्रोजन कन्फर्म है, नाइट्रोजन कन्फर्म है, यानी कि नाइट्रोजन उसमें उपस्थित है, किसमें, कार्बनिक यौगिक में। अब बच्चों इसमें रिएक्शंस कौन कौन सी हो जाती हैं उनको समझ लो। रिएक्शंस आपने देखा था कि सोडियम निष्कर्ष में सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम निष्कर्ष में प्रेजेंट है, ये फेरस सल्फेट आपने मिलाया है, फेरस सल्फेट से अपक्रिया करता है और बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट बनता है Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। ये क्या बना है, फेरस हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चे जो फेरस और फेरिक में कंफ्यूज रहते हैं वो समझ लें, जब Fe यानी कि आयरन आयन 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसको फेरस कहते हैं, और जब ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तब इसको फेरिक बोलते हैं। तो कंफ्यूजन अपना दूर कर लें। इसके बाद देखिए बच्चों, अगर कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन तत्व उपस्थित है तो सोडियम निष्कर्ष में सोडियम साइनाइड जरूर होगा। अब क्या होता है, ये सोडियम साइनाइड से अपक्रिया करता है फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH का होल ट्वाइस, एक कंपाउंड बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है Na4FeCN का होल 6, एक जटिल यौगिक ये बनाता है Na4FeCN का होल 6। इसको बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड, इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम फेरोसाइनाइड। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ गुणा करते हैं 6 का, Cn का होल 6 हुआ, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, Na4FeCN का होल 6। अभी बच्चों यहाँ 2 Na बचे हैं और यहाँ क्या बचा है, 2OH, तो साइड प्रोडक्ट बनेगा 2NaOH। ठीक, अब बच्चों इसके बाद क्या मिलाया मैंने, इसके बाद इसमें फेरिक क्लोराइड मिलाया है। क्या मिलाया है, फेरिक क्लोराइड। मतलब यहां तक जो प्राप्त विलयन मैंने लिखा है, प्राप्त विलयन में सोडियम फेरोसाइनाइड होता है, सोडियम फेरोसाइनाइड होता है प्राप्त विलयन में। फिर इसके बाद इसमें क्या मिलाया गया, फेरिक क्लोराइड। अब देखते हैं बच्चों, यानी कि Na4FeCN का होल 6 और इसमें मिला दिया गया फेरिक क्लोराइड FeCl3। अब क्या होगा बच्चों, इसमें यहाँ बच्चों एक मजेदार यौगिक बनता है Fe4FeCN का होल 6 और इस पूरे का होल थ्राइस। इसको बच्चों बोलते हैं फेरिक फेरोसाइनाइड, फेरिक फेरोसाइनाइड। बच्चों यही लास्ट प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, और ये गहरे नीले रंग का होता है, इसका रंग होता है गहरा नीला। अब बच्चों यहाँ रिएक्शन जब बैलेंस करते हैं तो देखिए Fe4 मैंने किया है और FeCN का होल 6 तो उसमें है ही, इट मीन्स यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो Cl हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएंगे। और यहाँ देखो इस पूरे में 3 से भी मल्टीप्लाई हुआ है वहाँ, तो इस पूरे में हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो ऐसा करने पे सोडियम यहाँ 12 हो गए, क्लोरीन भी 12 हो गए। इट मीन्स यहाँ साइड प्रोडक्ट हमारा आ रहा है 12 NaCl। तो बच्चों ये रिएक्शंस इस पूरी प्रोसेस में होती हैं, अकर होती हैं, घटती हैं। तो इन रिएक्शंस को बच्चों नोट कर लें, और ये पूरा प्रोसेस जो होता है इसमें ये मैंने समराइज कर दिया है। आप इसको इसी फॉर्म में नोट करो और इसी फॉर्म में तैयार करिएगा, एग्जाम में भी आपको इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
बच्चों यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट छूट रहा है, यहाँ लिखा है ताजे फेरस सल्फेट की 2 या 3 बूंदें, ताजे फेरस सल्फेट की 2 या 3 बूंदें। तो बच्चों ताजे फेरस सल्फेट का यहाँ प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि फेरस सल्फेट रखे जाने पर कुछ समय बाद फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? Fe2SO4 का होल थ्राइस। तो इसलिए ताजा फेरस सल्फेट जो तुरंत तैयार किया गया है उसी का यूज किया जाता है। तो इस पॉइंट को मेंशन कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब अगले टेस्ट पर आते हैं, अगले टेस्ट पर आते हैं और नाइट्रोजन के बाद सल्फर का टेस्ट देखते हैं। सल्फर का परीक्षण कैसे करते हैं? सल्फर का परीक्षण, सल्फर का परीक्षण। बच्चों सल्फर का परीक्षण करने के लिए वही प्रोसेस है कि सोडियम निष्कर्ष लेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो सोडियम निष्कर्ष लेंगे, सोडियम निष्कर्ष। बच्चों सारे टेस्ट सोडियम निष्कर्ष से ही करने होते हैं। सोडियम निष्कर्ष प्लस एक कंपाउंड लेते हैं सोडियम, पहली बार आप नाम सुन रहे हैं इसका, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। खतरनाक नाम लग रहा होगा आपको, खतरनाक है नहीं। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की कुछ बूंदें, मतलब यहाँ पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की कुछ बूंदें हम मिलाते हैं किसमें? सोडियम निष्कर्ष में। तो अगर यहाँ पर, अब अगर यहाँ पर गहरा बैंगनी रंग आता है, गहरा बैंगनी रंग आने पर, अगर बच्चों यहाँ गहरा बैंगनी रंग आ जाए, कब? जब सोडियम निष्कर्ष में आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की कुछ बूंदें मिलाएं, तो सल्फर की उपस्थिति निश्चित, सल्फर की उपस्थिति निश्चित। अगर ऐसा होता है तो सल्फर की उपस्थिति निश्चित होती है। अब बच्चों इसकी रिएक्शन देखते हैं, अपक्रिया देखते हैं। इसकी रिएक्शन क्या है? बच्चों अगर सल्फर है वहां पर तो सल्फर किस फॉर्म में होगा? सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2 FeCN का होल 5 Na2FeCN का होल 5 NO। बच्चों ये एक संकुल यौगिक है, ये जटिल यौगिक है, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब जब सोडियम सल्फाइड सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से अपक्रिया करता है तो बनता क्या है बच्चों? बनता है एक जटिल यौगिक Na4FeCN का होल 5 NOS। इसका बच्चों नाम है सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। थायो और लग जाएगा इसमें बच्चों, सोडियम थायो नाइट्रोप्रोसाइड। ये गहरे बैंगनी रंग का होता है, गहरा बैंगनी रंग, गहरे बैंगनी रंग का होता है। अब बच्चों इसके बाद नाइट्रोजन व सल्फर का एक संयुक्त परीक्षण होता है, कंबाइंड टेस्ट होता है, उसको देखो। नाइट्रोजन व सल्फर का संयुक्त परीक्षण, एक संयुक्त परीक्षण होता है, इसको भी टेस्ट, इसको भी देख लीजिए। देखिए इसमें बच्चों क्या करते हैं? सोडियम निष्कर्ष, वही प्रोसेस, सोडियम निष्कर्ष लेंगे टेस्ट ट्यूब में 1 या 2 ml, प्लस इसमें मिलाते हैं फेरिक क्लोराइड FeCl3 और ये एक्वस जली विलयन इसका मिलाते हैं। अब अगर यहाँ पर रक्त जैसा लाल रंग आ जाए, क्या आ जाए? रक्त जैसा लाल रंग, ब्लडी रेड कलर अगर आ जाए, रक्त जैसा लाल रंग आने पर नाइट्रोजन व सल्फर दोनों उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन व सल्फर
दोनों की उपस्थिति निश्चित, दोनों की उपस्थिति निश्चित होती है बच्चों। इसमें रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन देख लो, यहाँ दोनों हैं तो बच्चों ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, सोडियम थायोसाइनेट, NaCNS सोडियम थायोसाइनेट, और अब क्रिया हो रही है FeCl3 के जलीय विलयन से। इसमें बनता क्या है बच्चों, बनता है FeCNS का होल थ्राइस, प्लस साइड में बनता है NaCl। अब यहाँ देखो इसको बैलेंस करना है, होल थ्राइस CNS का हुआ, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Na3 हो गए, Cl3 हैं तो 3 NaCl यहाँ हो जाएगा। इसका नाम है फेरिक थायोसाइनेट, रक्त जैसा लाल रंग। तो बच्चों ये टेस्ट है नाइट्रोजन और सल्फर के संयुक्त परीक्षण के लिए, कि अगर ये टेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब दिए गए कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन भी होगा और सल्फर भी होगा। ये सल्फर का इंडिविजुअल टेस्ट है, सभी की मैंने रिएक्शन राइट डाउन कर रखी हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका बाद में लिख लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब बच्चों हैलोजनों का टेस्ट देखते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं और हैलोजनों का टेस्ट देखते हैं। हैलोजन का टेस्ट कैसे करेंगे, इसको बच्चों डाल लीजिए .4, पॉइंट फर्स्ट पर नाइट्रोजन का परीक्षण, पॉइंट सेकंड पर सल्फर का परीक्षण, पॉइंट थर्ड पर नाइट्रोजन व सल्फर का परीक्षण और पॉइंट 4 पर हैलोजनों का परीक्षण। हैलोजनों का परीक्षण, हैलोजनों का परीक्षण। बच्चों हैलोजनों का टेस्ट करने से पहले सोडियम निष्कर्ष में कंसंट्रेट HNO3 मिलाकर उबालते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे सोडियम निष्कर्ष में उपलब्ध सोडियम सल्फाइड और सोडियम साइनाइड दोनों का अपघटन हो जाता है। बच्चों ये अपघटन क्यों जरूरी होता है, ये अपघटन इसलिए जरूरी होता है कि क्योंकि ये हैलोजनों के टेस्ट में बाधा डालते हैं, तो जब इनका अपघटन हो जाता है तो ये फिर बाद में बाधा नहीं डाल पाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सोडियम निष्कर्ष में कंसंट्रेट HNO3 मिलाकर उबालते हैं, जिससे सोडियम साइनाइड व सोडियम सल्फाइड का अपघटन हो जाता है और ये हैलोजनों के परीक्षण में बाधा नहीं डाल पाते हैं, बाधा नहीं डाल पाते हैं। बच्चों रिएक्शन क्या होती है, देखो सोडियम साइनाइड क्या मिलाया, HNO3, तो इसमें क्या बनता है, गैस बनती है, हाइड्रोजन साइनाइड बनती है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसके बाद बच्चों जो दूसरा है सोडियम सल्फाइड, ये HNO3 से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है और NaNO3 भी बनाता है।
बैलेंस करने के लिए यहाँ कर देंगे 2 से गुणा। अब बच्चों अब इसके बाद हैलोजनों का टेस्ट स्टार्ट करते हैं और इसमें सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं। इसके बाद विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं और प्राप्त अवक्षेप के रंगों प्राप्त अवक्षेप के रंगों से हैलोजन या हैलोजनों का परीक्षण करते हैं। परीक्षण देखो बच्चों क्या होता है, देखिए अगर इसमें हैलोजन है, अगर हैलोजन है तो किस फॉर्म में होगा ये बच्चों? सोडियम हाइलाइड के फॉर्म में होगा। अब बच्चों इसमें मिलाया क्या है? AgNO3, तो कौन सा अवक्षेप बनेगा? ध्यान करो बच्चों, AgX सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप बनेगा, सिल्वर हैलाइड का अवक्षेप बनेगा और NaNO3 बनेगा। ये क्या है? सिल्वर हैलाइड, सिल्वर हैलाइड इसका अवक्षेप बनता है। अब इसके रंगों से हम हैलोजनों का परीक्षण करते हैं। सफेद अवक्षेप होने पर, सफेद अवक्षेप होने पर, सफेद अवक्षेप बच्चों हो अगर होता है तो वो AgCl का होता है। तो क्या निश्चित है? क्लोरीन निश्चित है। अगर सफेद अवक्षेप है तो क्या निश्चित है? क्लोरीन निश्चित है, क्लोरीन निश्चित है। हल्का पीला अवक्षेप होने पर, हल्का पीला अवक्षेप, तो ये बच्चों AgBr का होता है। तो क्या निश्चित होगी? ब्रोमीन निश्चित होगी, ब्रोमीन निश्चित है। ठीक है बच्चों। पीला अवक्षेप होने पर, पीला अवक्षेप होने पर, पीला अवक्षेप बच्चों होता है सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर आयोडाइड। तो आयोडीन निश्चित होती है, आयोडीन निश्चित है, कर लो। तो ये बच्चों हैलोजनों का टेस्ट है जो सोडियम निष्कर्ष से इस तरह से किया जाता है। आप इससे नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे तैयार कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता है कंपटीशन में, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको सही तरह से ध्यान में रखेंगे। नोट करें बच्चों। अब बच्चों सबसे लास्ट में ऑक्सीजन की पहचान कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। बच्चों ऑक्सीजन की पहचान करने के लिए कोई भी सीधी उपयुक्त विधि नहीं है। ऑक्सीजन की पहचान 2 विधियां मैंने दी हैं, इनके द्वारा कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक को नाइट्रोजन की उपस्थिति में गर्म करने पर परीक्षण नली के ठंडे भाग में जल की बूंदों का बनना ऑक्सीजन की उपस्थिति का सूचक है। अगर कार्बनिक यौगिक को नाइट्रोजन की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है और परीक्षण नली के ठंडे भाग में जल की बूंदें बन रही हैं, तो इसका मतलब है कि कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन उपस्थित है। बच्चों दूसरी विधि ये है कि क्रियात्मक समूहों के परीक्षण से भी ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चलता है। बच्चों जिन क्रियात्मक समूहों में ऑक्सीजन उपस्थित होता है, अगर वो क्रियात्मक समूह यौगिक में उपस्थित हैं तो सीधा सा मतलब है कि उस यौगिक में ऑक्सीजन भी उपस्थित है। यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूहों के परीक्षण द्वारा, जैसे अब ये सारे हमने वो क्रियात्मक समूह लिखे हुए हैं जिनमें ऑक्सीजन उपस्थित है। अगर ये उपस्थित है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित है। तो इस तरह से बच्चों ये टॉपिक अब समाप्त होता है। बच्चों टॉपिक क्या था? कार्बनिक यौगिकों में तत्वों का गुणात्मक विश्लेषण। भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा टॉपिक अब यहीं पे समाप्त होता है।
बच्चों आप इसे नोट कर लेंगे और इसे तैयार करेंगे जिससे कि एग्जाम में आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। और ऐसे सारे बच्चे जो फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उन्हें केमिस्ट्री के रेगुलर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।